Hi friends, so today I will describe you how Laravel request lifecycle works. जितने भी डेवलपर्स होते हैं बैकएंड के Laravel के तकरीबन जो जूनियर्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि अंडर द हुड ये कैसे काम करता है। जब भी उनसे पूछा जाता है कि हाँ, अगर उन्हें पता हो, कुछ को पता भी नहीं होता कि रिक्वेस्ट लाइफसाइकिल जैसी कोई चीज़ होती है। अगर जिनको पता होता है तो वो ऊपर ऊपर से ये बता देते हैं कि भाई इस सबसे पहले index.php में आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, देन app.php में जाएगी, देन अगेन जितने भी स्टेप्स हैं वो autoload.php। ओके, सो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर से बता देते हैं कि ये फॉलो किस स्टेप में होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अंडर द हुड क्या हो रहा होता है। तो आज से मैं जो ये स्टार्ट करूंगा इसमें मैं एक कंपोनेंट को उठाऊंगा, उसे डिस्क्राइब करूंगा कि अंडर द हुड वो क्या काम करता है, और अगर वो ना हो तो उसे उसके कॉन्स क्या होंगे। सही है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट लारवल की बैकएंड की एप्लीकेशन पर हिट करते हो तो वो सबसे पहले क्या करता है। सबसे पहले वो index.php में जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो उसके लिए पहला गेटवे है। सही है, तो जैसे ही वो index.php में जाएगा, यहाँ से रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है ओरिजिनली। तो सबसे पहली जो फाइल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा, वो है autoload.php। तो ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि अगर autoload.php फाइल ना हो तो क्या होगा। अगर आपने PHP कोर में काम किया है तो जब भी मुझे किसी फाइल में काम करना होता था और उसे किसी और फाइल में यूज करना होता था तो मैं लिखता था रिक्वायर्ड या रिक्वायर वंस, ज्यादातर मैं यूज करता था, और मैं इसे बोलता था ओके रिक्वायर वंस, इसको मैं यूज कर रहा हूँ model.php। तो ये जो फाइल है ये इस पर्टिकुलर फाइल में इंक्लूड हो जाती थी और मैं इसके अंदर का कोड यूज कर सकता था। लेकिन क्योंकि आप लारावेल यूज कर रहे हैं तो आप इस तरीके से यूज करते थे, यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर। लेकिन आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई PHP को तो ये नहीं पता कि ये चीज क्या है, PHP को ये नहीं पता ये क्या है। तो लारावेल के अंदर आप लिखते हो ना, PHP तो ये जानता है जब उसको पूरा पाथ बताओ। तो जब आप लारावेल में ये लिखते हो तो PHP को कैसे पता लग जाता है कि ये इसको इस पाथ में जाके user.php में ही फाइल को अपनी मेमोरी में एग्जीक्यूट करना है कि आप उसे यूज कर सको। तो असल में होता क्या है कि ये जो autoload.php है ना, इसी की वजह से आप ये जो नेम स्पेसेस हैं जिस तरीके से मैंने इधर लिखा, आप इसे यूज कर रहे होते हो। तो अब इस अंडर द हुड ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा autoload.php में और आपको बताऊंगा कि होता क्या है। जब autoload.php में आप जाएंगे तो सबसे पहले ये वर्जन चेक करेगा जो कि कंपोजर का वर्जन होता है। अगर आपने पुराने वर्जन यूज किया तो ये एरर दे देगा सबसे पहले, लेकिन अगर आपने सही वर्जन यूज किया है तो अब हमारी बात आती है इस वाली फाइल में, कंपोजर ऑटोलोड real.php। सही है, ये जो फाइल है ना कंपोजर स्लैश ऑटोलोड real.php, ये मेन काम करती है हमारे लिए, जिसके जरिए हम नेम स्पेसेस को बाद में यूज कर रहे होते हैं। तो इस फाइल में जाने से पहले आप जरा ये देख लें कि ये जो कॉल हो रहा है कंपोजर इनिट ऑटोलोडर गेट लोडर, ये जो गेट लोडर है ना, ये फंक्शन असल में इसी फाइल के अंदर है मौजूद। तो इस फाइल के अंदर जब मैं जाऊंगा, जब ये फंक्शन कॉल होता है, इसका मतलब ये है कि भाई ऑटोलोडर जो है उसका एक ऑब्जेक्ट मुझे दे दो जिसके अंदर ऑलरेडी सारे नेम स्पेसेस हैं कि PHP को पता लग जाए। जब आप ये लिखते हैं यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश यूजर, तो PHP बोलता है मुझे नहीं पता, तो ये जाके अपने PHP कंपोजर, बल्कि कंपोजर से पूछता है, कि कंपोजर ऑटोलोडर से पूछता है। और इसमें एक ये भी है कि जब आप PHP कोर में काम कर रहे होते हैं तो अगर उसको कोई फाइल फर्स्ट टाइम जब आप लिखते हैं तो वो जाकर PHP SPL स्टैक से पूछता है कि मेमोरी में वो फाइल मौजूद है या नहीं। अभी भी यही करता है कि अगर ये मेमोरी में मौजूद नहीं है अपने PHP के जो स्टैक मेमोरी है, तो ये कंपोजर के ऑटोलोडर के पास जाता है, भाई तुम बताओ तुम्हारे पास ये फाइल मौजूद है या नहीं, मेरे पास ये चीज आ रही है यूज ऐप स्लैश लोडर। तो अब जाते हैं इस फाइल में कि अगर जब PHP इससे पूछती है तो ये कैसे इसको पता होता है कि भाई मेरे पास ये चीज मौजूद है, इसने लोड कैसे किया होता है। तो मैं जाऊंगा ऑटोलोड real.php में और आप देखेंगे कि इधर जो चीज हो रही है ना, लोड क्लास लोडर। अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, इसलिए कि जब आप बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम बूट हो रही है, बूट हो रहा होता है लारावेल की एप्लीकेशन या लारावेल की एप्लीकेशन, तो ये जो लोडर क्लास है ना, ये एक टाइम पर फर्स्ट टाइम लोड हो जाती है। इसको लोड होना इसलिए नीड है क्योंकि आप देखें ये जो गेट लोडर
गेट लोडर जो है, गेट लोडर इधर कॉल हो रहा है, तो गेट लोडर के अंदर जब भी रिक्वेस्ट आएगी, गेट लोडर जब रीड हो रहा होगा तो ये देखेगा सबसे पहले कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम लोडर अगर बन चुका है, मतलब लोडर का ऑब्जेक्ट अगर ये दे चुका है तो नहीं करना क्रिएट लोडर, सही है। अगर तो क्रिएट मतलब लोडर नहीं बना तो लोडर बनाओ। लेकिन लोडर जो है वो क्लास लोडर, अभी तक पीएचपी को पता नहीं है कि क्लास लोडर कहाँ मौजूद है कि मैं उससे मांगू, या वो क्लास अभी तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना। तो इसके लिए क्या करें, तो बाय डिफॉल्ट क्लास लोडर खुद भी एक लोडर ही है कंपोजर के लिए, लेकिन उसका भी पीएचपी को पता होना जरूरी है कि वो लोडर क्लास कहाँ मौजूद है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये लिटरली थोड़ा अजीब तरीके से इन्होंने बनाया है कि भाई वो क्लास भी पहले एग्जीक्यूट होने की नीड है पीएचपी के मेमोरी में, कि उसे पता हो कि वो क्लास है तो वो आगे उसके अंदर के कोड को रन कर सके और हमारे पास लार्वल का एक लोडर जो है वो बन सके, सही है, कंपोजर का जो लोडर है वो बन सके कि बाद में हम उसके जरिए अपनी क्लासेस को लोड कर सकें। लेकिन पहले उस क्लास का लोड होना जरूरी है। तो इधर हमने एक टेम्परेरी फंक्शन बनाया हुआ है लोड क्लास लोडर, सही है। तो ये देखेगा कि भाई अगर तो वो क्लास लोडर डॉट पीएचपी लोड नहीं हुई फर्स्ट टाइम तो ये इमरजेंसी के लिए लोड कर देगा उसे। इसका यही काम है कि भाई अगर ये लोड नहीं हुई उसे लोड कर दो। अगर तो ये फिर लोड हो गई उसके बाद ये क्या करेगा, ये पीएचपी के मेमोरी में उसे डाल देगा स्टैक मेमोरी में। तो अब पीएचपी को पता है कि क्लास लोडर क्या चीज है, तो वो अब क्या कर सकता है कि वो उसको मेमोरी में एग्जीक्यूट कर सकता है, सही है। जैसे इस तरीके से हमने अब क्लास लोडर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया, उसका एक इंस्टेंस बना दिया, क्योंकि अब पीएचपी को पता है कि क्लास लोडर कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमने उसको बता दिया, सही, उसकी मेमोरी में पड़ा, उसका हमने एक इंस्टेंस बना दिया डॉट लोडर के नाम से। अब जब ये बन गया तो क्योंकि हमने उसको टेम्परेरी तौर पे पीएचपी की मेमोरी में रखा था उस फाइल को, अब पीएचपी को पता है कि वो फाइल का पाथ क्या, उसने एक इंस्टेंस बना दिया है, तो हम उसे अनरजिस्टर कर देंगे। पहले रजिस्टर किया कि पीएचपी को पता लग जाए, और जब पीएचपी को पता लग गया उसने एक ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट कर दिया, तो अब उसको अनरजिस्टर भी हमने कर दिया। उसके बाद आप देखें कि ऑटो लोड स्टैटिक डॉट पीएचपी, ये चीज क्या है। जब मैं इसमें जाऊंगा तो इसमें आप वो रूल देखेंगे जो रूल अप्लाई हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि भाई लार्वल के अंदर ना पीएसआर पीएचपी स्टैंडर्ड, इसके नाम मुझे पूरा याद नहीं है, कि जब भी आप ये लिखते हैं प्रीफिक्स तो ये रूल होते हैं कुछ, कि आपको नेम स्पेसेस कुछ पर्टिकुलर रूल्स के तहत लिखने हैं। जैसे अगर मैं इधर जाऊं यूजर, इसी में चलते हैं, नहीं बल्कि हाँ इसी में, तो आप देखेंगे कि अगर मैं इसको ए लिख दूं तो ये लार्वल जो है इसको एरर कंसिडर करेगा, मतलब पीएचपी इसको एरर कंसिडर करेगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी ऑटो लोड स्टैटिक डॉट पीएचपी इसके अंदर जो नेम स्पेसेस यूज हो रहे होते हैं ये एक पर्टिकुलर रूल्स के तहत यूज हो रहे होते हैं, और वो रूल होता है यहाँ पर कंपोजर डॉट जेसन में मैं जाऊंगा और ऑटो लोड में जाऊंगा, और देखें इधर ऑटो लोड के अंदर जो फाइल्स हैं वो इस तरीके से हैं, और इसमें रूल बताया गया है कि कोई भी बंदा अगर ऐप के थ्रू आएगा, सही है, तो उसको ऐप बाइंडिंग कर दी है कि ऐप के फोल्डर के अंदर ही जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं नेम स्पेस के अंदर छोटा ए लिखता हूं तो वो बाइंड ही नहीं हो पाएगा, सही है। आपको हमेशा कैपिटल ए लिखना है, तो वो हमेशा उस फोल्डर के अंदर बाइंड है कि भाई ऐप के अंदर जाके ढूंढो, क्योंकि हमारे पास रियल फोल्डर स्मॉल वर्डिंग में है ABB, ओके। तो ये रूल्स हैं कुछ, ये इसके, अच्छा इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। इसकी फुल फॉर्म थी PSR4, देखें ये रहा। ये कुछ असल में रूल्स होते हैं जिसके जरिए वो चेक कर रहा होता है कि ये रूल्स अगर हैं तो इसका मतलब वो फाइंड कर सकता है उसके नेम स्पेसेस में वो चीज मौजूद है। और दूसरी चीज, एक मिनट ये लोड हो जाए, ओके। तो ये रहा, द की मस्ट नॉट रिक्वायर्ड शेल, ये वही रूल्स डिफाइन कर रहा होता है हमारे लिए। लार्वल इसे यूज करता है कि भाई आपको जो नेम स्पेसेस है इन रूल्स के तहत बनाने, सही है। तो ये इस तरीके से रूल्स इसने लिए, और ये इधर आपके लिए बता देता है कि अगर कोई ऐप लिख कर आ रहा है तो उसे किस डायरेक्टरी में जाना है, कोई ऐप मॉडल लिख कर आ रहा है, या कोई ये पर्टिकुलर लिख कर आ रहा है कंपोजर, तो उसको कहाँ कहाँ जाना है। लेकिन सिर्फ ये फाइल नहीं होती हमारे पास, और भी हमारे पास नेम ऑटो लोडर स्टैटिक क्लास, ये देखें नेम स्पेसेस, ये सारे नेम स्पेसेस वाली भी फाइल होती है हमारे पास। PSR4.php है, real.php है, static.php है हमारे पास। ये सारे वही काम कर रहे होते हैं, नेम स्पेसेस, ये देखें। तो ये इन फाइल्स की मदद से, और लास्ट में वही autoload.php, इन फाइल्स की मदद से
लारावल के ऑटो लोड, लारावल के और कंपोजर के ऑटो लोडर को पता लग जाता है कि अगर कोई पीएचपी रिक्वेस्ट आई है और पीएचपी को नहीं पता कि भाई इसका मतलब क्या है, यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर, तो सबसे पहले पीएचपी अपने स्टैक मेमोरी में पूछता है कि भाई ये फाइल अगर पड़ी हुई है तो मुझे दे दो। अगर उधर नहीं पड़ी हुई तो ये कंपोजर के ऑटो लोडर के पास जाएगा और बोलेगा भाई ये मेरे पास एक चीज है, ये मुझे बताओ कि इसके बेस पर कौन सी क्लास मुझे फाइंड करनी है, मुझे दे दो। सही है, वो बोलेगा मुझे दे दो। तो कंपोजर का ऑटो लोडर चेक करेगा इन फाइल्स में कि भाई कौन सी फाइल मैच हो रही है इस नेम स्पेसेस के थ्रू, तो वो फाइल मेमोरी में एग्जीक्यूट हो जाएगी तो और पीएचपी को मिल जाएगी, क्योंकि अब वो पीएचपी के मेमोरी में एग्जीक्यूट हो गई है। तो एट दी एंड ऑटो लोड डॉट पीएचपी इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि अगर आपने इसको यूज नहीं किया या अगर ये फ्रेमवर्क में ना हो तो आपको बार बार रिक्वायर्ड डॉट पीएचपी हर चीज के लिए लिखनी पड़ेगी। सही है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा कि आपको पता लग गया कि ऑटो लोड डॉट पीएचपी करता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बूटस्ट्रैप ऐप डॉट पीएचपी अंडर द हुड क्या काम करता है।